is going to cover your chapter 1 history, that is tracing changing through 1000 years. अब लास्ट ईयर आपने 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, जहाँ हमने देखा कि हम हिस्ट्री के बारे में क्या क्या और कैसे पता कर सकते हैं। इस बार हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं जो 1000 ईयर्स में हमने ऑब्जर्व किए हैं वहाँ होते हुए हमारी हिस्ट्री में। ठीक है, अब देखो, जैसे सबसे पहला चेंज जो आया वो मैप में आया। जो आप देखेंगे, आपको शुरुआत में ही 2 मैप दिख रखे हैं जो कि अरब के एक जियोग्राफर ने बनाए हैं जिसका नाम था अल-इल्दिसी। द सेक्शन रिप्रोड्यूस हियर इज डिटेल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्ज मैप ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम देखेंगे तो पाएंगे कि ये ना बिल्कुल उल्टा है। जैसा आजकल हम देख रहे हैं हमारा जो है मैप इंडिया का, उसमें उल्टा है। जो हमारा श्रीलंका को नीचे होना चाहिए, हमारे कन्याकुमारी केरल के साथ में, वो ऊपर की तरफ दिख रहा है। जो हमारे कश्मीर है उसके साथ में, तो ये करीब करीब उल्टा था। जबकि हम दूसरा देखेंगे, द प्लेस नेम आर मार्क एज अरेबिक। जो प्लेस और नाम थे वो सब कुछ क्या है, अरेबिक में मार्क किए गए थे। जबकि एक दूसरा मैप जो बना, here the map was made nearly 1600 years after the map 1, कि करीब 600 साल बाद मैप 1 के मैप 2 को बनाया गया। मैप 2 को जब आप देखोगे बुक में तो ये काफ़ी सिमिलर है उसके जो हम आज देखते हैं। इसकी बाउंड्रीज जो हैं, इसमें स्टेट्स हैं या फिर इसमें जो नाम लिख रखे हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं। ड्यूरिंग विच द टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सबकॉन्टिनेंट हैड चेंज कॉन्स्टेबली। दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरिया इन पर्टिकुलर एम सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। यानी कि यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है वो काफ़ी डिटेल्ड है और इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैप 1 के टाइम से काफ़ी चेंज हो गई थी जब मैप 2 बना था। उस टाइम में मैप 1 से मैप 2 बनने में हमें 600 साल का टाइम पीरियड लगा। उस टाइम पीरियड में काफ़ी चेंज हो गया। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे, दिस मैप वॉज यूज्ड बाय द यूरोपियन सोलर्स एंड द मर्चेंट ऑन देयर वोगास। वोगास की समुद्री यात्रा को हम कहते हैं, जो कि हमें 6 चैप्टर में देखने को मिलेगा। बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि हम इस पूरी बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तरह से इंट्रोडक्शन या समरी कह लो, हम हर चैप्टर के बारे में, हर उस चीज़ के बारे में यहाँ पर कवर करेंगे जो हम इस पूरी बुक में पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं न्यू एंड द ओल्ड टेस्टामेनीज। न्यू एंड द ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजी होता है शब्दावली को बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी वर्ड यूज होता है शब्दावली के लिए। अब जो नए और पुराने शब्दावली बनी, लैंग्वेज बनी, हमारी डिक्शनरीज बनी, हमारे शब्दकोश बने, वो कैसे बने और उनमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई वो देखते हैं हम यहाँ पे। इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंज विद द टाइम, व्हाट अबाउट द लैंग्वेज एंड मीनिंग। अब इसमें क्या है कि अगर इंफॉर्मेशन जो थी टाइम के साथ वो चेंज हुई तो फिर लैंग्वेज और मीनिंग का क्या हुआ। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज कॉन्स्टेंटली ओवर द ईयर्स। Medieval Persian, for example, is different from the modern Persian. The difference is not with just regards to grammar and vocabulary. The meaning of the word also change over time. इसमें क्या हुआ है कि जो हमारी मिडवेल पर्शियन थी वो हमारी मॉडर्न पर्शियन से अलग थी, और उसमें ना सिर्फ हमारे वर्ड्स और वोकैबुलरी चेंज हुआ बल्कि शब्दों के मतलब भी चेंज हुए। टेकन द टर्म हिंदुस्तान। अब इसमें एग्जाम्पल दिया है हिंदुस्तान का कि हिंदुस्तान को हम अब के सिनेरियो में पूरी इंडिया की तरह देखते हैं, जबकि when the term was used in the 13th century, जब 13वीं शताब्दी में इसको यूज किया गया था, किसके द्वारा, मिहाज सिराज के द्वारा। फ्रोलिनर हम बोलते हैं इतिहास लेखक को, who wrote in Persian, जिसने पार्शियन में लिखा था। he meant the area of पंजाब, उसका मतलब किससे था, he meant the area of पंजाब हरियाणा and the land between the गंगा and यमुना। जो गंगा और यमुना, पंजाब हरियाणा को कवर करती हुई जो एरिया थी, उस सब के लिए उसने हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया। he used the term in a political sense for land that were a part of domination of the दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान का जिस एरिया के ऊपर उस टाइम पे कब्जा था उसके लिए उन्होंने वर्ड हिंदुस्तान यूज किया। और जैसे जैसे द एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सुल्तानेट, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान का जीता हुआ राज्य बढ़ता गया
हिंदुस्तान को कवर करने वाला एरिया भी बढ़ता गया, लेकिन वो साउथ इंडिया की तरफ कभी नहीं फैला। द एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ by contrast in the earlier 16th century Bapur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitant of the subcontinent। जो बाबर था उसने हिंदुस्तान वर्ड को यहाँ की ज्योग्राफी और फना और कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए किया कि हिंदू तर्फ से निकला हुआ हिंदुस्तान शब्द था। As we see later in the chapter, this was somewhat similar to the way 14th century poet अमीर खुसरो used the word हिंद। 14th century के जो पोइट हुए अमीर खुसरो, बहुत ही फेमस पोइट हुए हैं, उन्होंने वर्ड का यूज किया था हिंद का। द आइडिया ऑफ ज्योग्राफिकल एंड द कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएट विद इट टुडे। उस टाइम वहाँ पर उनके वर्ड हिंद से कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था, उन्होंने यहाँ का कल्चर देखते हुए उसको हिंद नाम दिया था। Historian today have to careful about the term they use because they meant different thing in the past। अब क्या होता है कि हिस्टोरियन को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है वर्ड यूज करते हुए, क्योंकि वो वर्ड हो सकता है पास्ट में उनका कुछ और ही मतलब निकला हो। Take for example a simple term like foreigners is used today to mean someone who are not Indian। अब विदेशी किसको बोलते हैं? जो हिंदुस्तान का रहने वाला नहीं है, जिसके पास हिंदुस्तान की सिटीजनशिप नहीं है, उसको। द मिडवल पीरियड, जब मिडवल पीरियड था उसमें फॉरेनर यूज होता था, जो कि was any stranger who appeared say in a given village, someone who was not a part of that society or culture। जो नगरवासी होता था, अगर वो उस नगर से संबंध रखता हुआ इंसान नहीं है तो भी उसे विदेशी कहा जाता था। ये होता था मिडवल पीरियड में, ठीक है। In Hindi, the term Pardesi might be used to describe such person, and in Persian अजनबी, पर्शियन में उसके लिए अजनबी और हिंदी में उसके लिए परदेसी वर्ड यूज होता था, जो कि उनके अपने उसका विलेज का नहीं है, उसके लिए भी। A city dweller therefore might have regarded as a forest dweller as a foreigner। जैसे कि एक शहर में रहने वाला एक जंगल में रहने वाले को विदेशी समझेगा और जंगल में रहने वाला शहर में रहने वाले को विदेशी समझेगा। ये वर्ड यूज होते थे उस टाइम फॉरेनर के लिए, और आज हम फॉरेनर वर्ड यूज करते हैं जो कि हमारे देश की जिसके पास सिटीजनशिप नहीं है उसके लिए। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज। अब है कि भी जो हिस्टोरियन थे उनके पास सोर्सेज क्या थे, वो हिस्ट्री के बारे में जो उन्होंने लिखा उसके लिए। हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड, देयर स्टडीज एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। कि भी उनका जो स्टडी का पीरियड था और उनका नेचर, यानी कि वो क्या निकालना चाहते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन से, उस पर डिपेंड करता था। लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट द रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड द हर्षवर्धन। लास्ट टाइम हमने गुप्ता वंश के बारे में पढ़ा, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इन दिस बुक वी रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 years फ्रॉम रफली 700 to 1750। यहाँ हम जो 7th में पढ़ेंगे ये पूरा एरा है 700 to 750 का। इस टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। जो गुप्ता और हर्षवर्धन के बारे में हमने 6th में पढ़ा है, उससे आगे के टाइम में यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्स यूज्ड बाय हिस्टोरियन फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। इस टाइम में हम एक सिमिलैरिटी देखेंगे। सिमिलैरिटी देखेंगे हम उस चीज में जो सोर्स यूज हुए हैं स्टडी के लिए, जो कि क्या है हमारे पास कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, आर्किटेक्चर एंड द टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन। बट देयर इज आल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या था कि इससे पहले का जो पीरियड था उसमें हमारे पास टेक्स्ट बुक्स इतनी नहीं थी हिस्ट्री के लिए, इस टाइम में आ गई थी, तो ये एक उसमें डिफरेंस है। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। इस टाइम पे पेपर का यूज होने लग गया था। उससे पहले मैन्युस्क्रिप्ट होते थे जो कि पेड़ों के पत्तों पर लिखे जाते थे, टाइम के साथ खराब भी हो जाते थे। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, chronicles of rulers, letters, teaching of saints, petronymous, judicial reports and the register of the accounts and taxes। यहाँ पर इन सब को बहुत सी चीज़ों के यूज किया जाता था। शासकों का वृत्तांत, संतों के लेखन, उनके उपदेश, जुडिशियल रिकॉर्ड जो हमारे कानूनी दाव पेच हैं वो बजट बनाने के लिए या फिर
अभिलेख जिसे हम कहते हैं वो कलेक्ट की गई थी। जो अमीर लोग थे, शासक थे या जो रूलर्स थे उस टाइम के, मोनार्चीज थे, टेम्पल्स थे, जो हमारे धर्म ग्रंथ थे और जो मंदिर थे, उनमें से दीज मैन्युस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन टू द हिस्टोरिकल्स बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज। वो सारी जो पांडुलिपियाँ हुई हैं हमारी, वो उन्होंने इंफॉर्मेशन तो बहुत दी लेकिन उनको पढ़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि लैंग्वेज के डिफरेंस आ चुके थे इस टाइम तक। There was no printing press in those days, so scripts copy manuscripted by the hand. अब क्या होता था कि उस टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, कागज बहुत लिमिटेड होता था, तो क्या होता था कि एक का जो लिखा हुआ है उसको दूसरा बंदा कॉपी करता था। जब हम यूजुअली भी अपने फ्रेंड्स की या किसी और की टेक्स्ट बुक को कॉपी करते हैं तो कुछ वर्ड उनकी समझ में नहीं आते हैं, वो या तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या हम उससे कुछ और समझकर लिख लेते हैं जिससे उनमें गलतियां हो जाती हैं। इसी कारण क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी पांडुलिपियां थी जो हाथ से लिखी गई पर ऐसा लिखने में उनमें बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, चेंज हो गए। ठीक है, तो ये हो गया। एज ए रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। इसके कारण क्या होगा कि जो दूसरी लैंग्वेज में उनके ट्रांसलेशंस थे ना, उनको वो सब पढ़ने पड़ते हैं ताकि सिमिलैरिटीज ढूंढ सके, क्योंकि जिसने एक का दूसरे ने उतारा उसने कुछ तो अपना भी लिख दिया, जो उसको समझ में आया वो भी लिख दिया, तो उस सिमिलैरिटी को ही सच मानने के लिए उनको सब तरह की चीज़ें पढ़नी पड़ी। ऑन ओकेशन ऑथर revised their chronicles at different times. The 14th century chronicler Ziauddin Biryani wrote his chronicle first in the 1356 and another version 2 years later. अब इसमें क्या होता था कि वो लोग पहले पढ़ते, उसका एक वर्जन लिखते, फिर कुछ टाइम बाद उस चीज़ को फिर रिपीट करते। जैसे उन्होंने वो 1350 में लिखा, उसके 2 साल बाद 56 में लिखा और उसके 2 साल बाद उसको फिर रिपीट कर दिया। The difference from each other, but historians did not know about the existence of the first version until 1971. 1971 तक हिस्टोरियंस को इस डिफरेंस का पता ही नहीं था कि कोई पहला वर्जन भी है जो कि वहाँ है जिसको वो पढ़ सकते हैं। It remained lost in the large library collection. वो क्या हुआ कि किताबों का इतना बड़ा भंडार है, हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है उनका, वो उसमें लॉस्ट रहा। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब क्या आया कि 1000 ईयर जो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम में 700 से 1750 ईस्वी के बीच में, इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं हिस्टोरिकली। ये लार्ज बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट दैट occurred over the period. A different movement in the period, new different technology made their appearance, like the Parthian wheel in irrigation, the sitting wheel in weaving, and the firearms in combat. अब क्या हुआ है कि रेहट आ गया, रेहट इरिगेशन में। रेहट के बारे में अगर आप अपने दादा से पूछेंगे तो शायद उन्हें पता होगा, वो आपको ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। जो था द स्प्रिंग व्हील इन वेविंग, कताई के लिए चरखे आ गए और कंबार्ट्स आ गए। न्यू फूड एंड बेवरेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, नए खाने भी आ गए जैसे कि पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टीज एंड कॉफ़ी। आलू का आविष्कार बहुत लेट हुआ था, मसाले भी बहुत लेट मिले थे, मक्का का आविष्कार भी बहुत लेट हुआ था और ये बहुत अच्छे इन्वेंशंस माने जाते हैं। रिमेंबर दैट ऑल दिस इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स कम अलोंग विद पीपल हु ब्रॉट अदर आइडियाज विद देम। ये कैसे आए? जो दूसरी जगह से, दूसरे कॉन्टिनेंट से, दूसरे देशों से आए हमारे पास लोग, वो अपने साथ अपनी चीज़ें, अपना खाना, अपने इनोवेशन सब लेकर आए, उनसे हमारे पास ये आए। इसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, 6 और 7 में। दिस वाज आल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। मोबिलिटी बोलते हैं हम गतिशीलता को, एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों का जो आना जाना शुरू हुआ। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज। वो काम की तलाश में लोग बहुत लंबे एरिया ट्रेवल करने लगे। Those subcontinent had immense wealth and the possibility for people to crave a fortune. क्या था कि वो वेल्थ के लिए, अपने भाग्य को उदय करने के लिए वो
पॉसिबिलिटीज खोजते थे और यहाँ से वहाँ घूमते थे। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत, नेम ड्रिवन फ्रॉम राजपुत्रा, द सन ऑफ रूलर। इस टाइम पे जो काफी पॉपुलैरिटी ली या जिनको बहुत सम्मान मिला वो थे राजपूत। Between the 8th and the 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। इनको क्षत्रिय का स्टेटस दिया गया। The term include not just rulers and the chieftains, but also soldiers and commanders who served in the arm of the different monarchs all over the subcontinent। इसमें सिर्फ वो नहीं आए जो कि शासन करते थे या लड़ाइयाँ करते थे, वो भी आए जो सिपाही थे या कमांडर्स थे जो हर तरह की आर्मी में पूरे सब कॉन्टिनेंट्स में काम करते थे, यानी देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर जो काम कर रहे थे वो सब आए इसमें। अब होता है कि एक शिवरली कोड ऑफ कंडक्ट, एक आचार संहिता बनी, एक्सट्रीम वॉल्यूर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी। इन्हीं सब में जो इनकी सेना थी उनके बीच में एक आचार संहिता बनी कि वो बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे अपने जो उनकी राजपूताना उनकी वो है, जो उनकी पूरी की पूरी सेना है उसके लिए। और उनके फेवर में पोइट्स ने पोइट्रीज भी लिखी, कहानियाँ भी लिखी और उनका बहुत गुणगान भी हुआ। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठास, सिख्स, जाट, ओम्स, कास्ट ऑफ सब्सक्राइब एंड सेक्रेटरीज, जो कि कास्ट बोलते थे, जो लिखी करते थे और मुंशीगिरी का काम करते थे, यानी कि जो लिखने का और बजट बनाने का काम करते थे उनको कायस्थ बोला जाता था। ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज टू बिकम द पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट। उन्होंने भी इस अपॉर्चुनिटी का बहुत फायदा उठाया पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट होने के लिए। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वर ग्रेजुअल क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, a change in the fast and more complete in some area than the other। अब ये क्या था कि इस टाइम में जंगल को काट के वहाँ पर खेती के लिए जगह बनाने का काम जो है वो स्पीड से बना और इसकी स्पीड अलग अलग थी अलग अलग एरिया में। चेंज इन देयर हैबिटेंट, उनका जो पर्यावास था, हैबिटेंट बोलते हैं तरीका रहने का, पर्यावास जिसको हम बोलते हैं। फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट, उन्होंने इनके पर्यावास होने से, एक जगह से दूसरी जगह इनके आ जाने से जो फॉरेस्ट वासी थे यानी कि जो जंगल वासी थे उन्होंने वहाँ से माइग्रेट कर लिया, वो मूव कर गए। अदर स्टार्ट टिलिंग द लैंड एंड बिकम पेजेंट्स, कुछ ने क्या है कि जमीन को खोदना और किसान बन गए। कुछ लोग तो वहाँ से मूव कर गए, कुछ लोग किसान बन गए। देयर वर न्यू पेजेंट्स ग्रुप ग्रेजुअली बिगिन टू इन्फ्लुएंस द रीजनल मार्केट, क्राफ्टेरियन, प्रीस्ट, monarchs and temples। They become part of large complex society and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords। As a result, significant economic and social difference emerged among peasants। इस सब से क्या हुआ कि उन्होंने खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी, जिससे वो उस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का एक पार्ट हो गए। अब उन्हें टैक्स भी देना पड़ता है और उनको गुड्स और सर्विसेज जो हैं अपनी, वो भी जो उनके लोकल रूलर्स हैं, शासक हैं, उनको ऑफर करने पड़ते हैं। इस रिजल्ट्स की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो पेजेंट्स के अमंग प्रिवेल हो गए। अब इसी चीज़ में क्या हुआ, ये जो डिफरेंस आए, इन्होंने कास्ट सिस्टम और जाति इसको डेवलप किया, जिससे जाति आ गई सोसाइटी में और वो जाति जो थी वो एक बहुत बड़े रिसोर्स को कंट्रोल करती थी। काम के आधार पर जो लोग जैसे जैसे काम करते थे उनके आधार पर उनको वर्गीकरण किया गया, उनको जातियों में बांटा गया। देखो, जाति फॉर्म्ड देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। उन्होंने अपने रूल और अपने रेगुलेशंस बनाए अपने मेंबर्स को मैनेज करने के लिए। दिस रेगुलेशन वर एनफोर्स्ड बाय द असेंबली ऑफ एल्डर डिस्क्राइब द सम एरियाज एंड जाति पंचायत। ये सब एक जाति मुखिया बना जो उन रेगुलेशंस को इन्फोर्स करता था, उनको लागू करता था। बट जाति वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल ऑफ देयर विलेज। उनको अपने जो विलेज के मुखिया थे उनके रूल्स भी फॉलो करने पड़ते थे। अब नेक्स्ट आया क्षेत्र और साम्राज्य, जिसको हम बोलेंगे रीजन्स एंड एम्पायर्स। लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ चोल्स, तुगलक्स और मुगल्स, जिसके बारे में हम चैप्टर 2, 3 और 4 में पढ़ेंगे। एनकम्पास मैनी रीजन्स, उनको बहुत से रीजन्स में बढ़ गए। और संस्कृत परिषति चैप्टर 2
the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban explained that he was the ruler of vast empire that stretched from Bengal in the east to Ganja and Afghanistan in the west, including all the South India. Dravida people of the different regions, Gauda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and the Gujarat apparently felt before his armies. इसमें क्या था कि परशुति, संस्कृत में परशुति हुई है. परशुति मीन्स जिसमें गुणगान है किसका? राजा का, और राजा के पहले हुए पूरे साम्राज्य का. तो जो हिस्टोरियन हुए हैं उन्होंने इसका बहुत बोलते हैं कि जो प्राचीन हुई है इन्होंने अतिशोक्तिपूर्ण है, ये इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सैजरेट कर दिया है इनको, जो उनके जीते हुए साम्राज्य थे या उनके राज्य थे या उनका बखान जो किया है वो बहुत ज़्यादा एक्सैजरेट कर दिया है. एंड देन दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई रूलर कीप क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. और फिर उन्होंने इससे ये समझने की कोशिश की है कि ये चीज़ क्यों हुई, क्यों लोग अपने लोगों को रखते थे जो उनकी जीत का बखान करते थे, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेट करते थे बताने के लिए अतिशोक्तिपूर्ण कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, उस सब चीज़ों को समझने की कोशिश की. अब ये देखो, बाय 1700 मैनी रीजन ऑलरेडी पोजेस्ड डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल डायमेंशन एंड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स. ये हम 9th चैप्टर में पढ़ेंगे कि 700 सदी के आते आते उन्होंने क्या किया कि उनके अपने कल्चर और अपने लैंग्वेजेस डेवलप हो गए जो बहुत अलग अलग एरिया थे कॉन्टिनेंट के. उन्होंने दे आल्सो सर्वेड विद स्पेसिफिक रूरल डायनेस्टी, वो अलग अलग राजवंशों के अधीन बट गए कि भी जिसका जैसा जिस राजवंश के नीचे है उन्होंने उनके कल्चर उनकी लैंग्वेज फॉलो करनी शुरू कर दी. ओकेजनली डायनेस्टी लाइक द चोल्स, Khalids, Tughlaq, Mughals were able to build an empire that was pan-religious, stepping diverse religions. All these empires were equally stable and successful. जैसे कि हम चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे वंश हुए, राजवंश हुए, वो इक्वली स्टेबल हुए, उनका बखान उतना ही मिलता है. हर किसी ने अपने राज्य का या अपने राजा का बखान उतने ही अच्छे से किया है जितना किसी दूसरे ने किया है. When the Mughal Empire declined, जब उसका पतन होने लगा in the 18th century में in the lead of the re-emerge of regional states, इसने क्षेत्रीय राज्यों का विकास कर दिया. जब मुगल साम्राज्य जो कि बहुत बड़ा था, जिस टाइम उसका पतन हुआ वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया. But year of imperial pan-religions rule had altered the characters of the religion. Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacy of big and small states that had ruled over them. अब जितने भी ये सबकॉन्टिनेंट रीजन्स हैं, वो क्या हुआ कि उन्होंने अपने लेगेसी छोड़ी, अपनी एक तरह से सत्ता छोड़ी कि उनके जो छोटे छोटे सबकॉन्टिनेंट्स बने वो भी उनकी बनाई हुई चीज़ें ही फॉलो करते थे. दिस वाज अपैरेंट इन द इमरजेंसी ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशन in the reclaim of governance, the management of the economic life, culture and the language. Through the 1000 years between 700 to 1715, the character of the different regions did not grow in isolation. These regions felt the impact of large pan-region force to interaction without even quite losing their distinction. उन्होंने अपनी विशेषताएं ना छोड़ते हुए भी उन सब के ऊपर प्रभाव डाला जो 700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच में अलग अलग राज्य, अलग अलग रीजन डेवलप्स हुए उनके ऊपर. ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स. The 1000 years of history that was exploring witnesses major development in the religion traditions. People believe in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. Collective belief is supernatural agency. Religions was often closely connected with the social and economic organization of local community. अब क्या हुआ कि जो रिलीजन हुआ वो लोकल कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आया. एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दिस ग्रुप अल्टर्ड, सो टू डिड देयर बिलीफ्स. उनका अगर सोशल वर्ल्ड चेंज हुआ तो उनके बिलीफ भी चेंज हुए साथ साथ. इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड दैट द इम्पोर्टेंट चेंजेस ओकर्स इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे. अब जिसको हम हिंदुइज्म कहते हैं वो हिंदुइज्म जब आया वो यही टाइम था. These include the worship of new deities. इनकी वर्शिप जो थी वो बदल गई. The construction of temple by royalty and the growing importance of Brahmanas, the priest as dominant group in the society. जो ब्राह्मण्स थे और जो priest थे उनकी importance जो है वो बढ़ गई सोसाइटी में. Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmins a lot of respect in society.
ब्राह्मण को जो संस्कृत की नॉलेज थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट अर्न की सोसाइटी में। देयर डोमिनेंट पोजीशन वर कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स, न्यू रूलर सर्चिंग फॉर द प्रेस्टीज। जो प्रतिष्ठा के लिए संरक्षक थे, उन्होंने, यानी कि जो ब्राह्मण्स थे वो संरक्षक बन गए कुछ डोमिनेटिंग पोजीशंस के, जो किस लिए रूल कर रहे थे, जो सर्च कर रहे थे कि हमें प्रतिष्ठा मिले समाज में, उसके लिए। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, ऑफ ए लविंग पर्सनैलिटी दैट डिवोट्स could reach without the aid of priest or elaborate rituals. You will learn about this and the other tradition in chapter 7. अब जो भक्ति वाली चीज़ आई, जो कि एक लविंग और पर्सनल कनेक्शन होता है इंसान का भगवान के साथ, वो इस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में आया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन द न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सबकॉन्टिनेंट, कि इस टाइम में क्या हुआ कि न्यू रिलीजन्स भी आए। Merchants and the migrants first brought the technique of the Holy Quran to India in the 7th century. जो 7th century आई, उसमें कुरान की जो था उसमें मुस्लिम्स आए, यानी कि जो हमारे मर्चेंट्स थे और माइग्रेंट्स थे, यानी कि जो हमारे व्यापारी थे और जो दूसरे जगह से हमारे यहाँ पर माइग्रेंट्स आए हुए थे, वो अपने साथ कुरान को लेकर आए, यानी मुस्लिम धर्म आए साथ में। मुस्लिम रिगार्ड्स द Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God, Allah, who love mercy and bounty amongst all those who believe in him without regards of social background. उन्होंने क्या किया कि किसी का कोई भी सोशल बैकग्राउंड हो, उन्होंने मुस्लिम्स जो अल्लाह को मानते हैं उस चीज़ को उन्होंने फॉलो किया, और जो कि अपना प्यार बांटता था बिना किसी सोशल बैकग्राउंड को देखे। मैनी रूलर्स वर patrons of Islam and the ulama, learned theologians and jurists, and like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of way by its followers. जैसे कि हिंदुज़म को इंटरप्रेट किया गया उसके फॉलोअर्स के द्वारा, उसी तरह जो मुस्लिम कम्युनिटी थी या इस्लाम था उसको भी इंटरप्रेट किया गया उसके फॉलोअर्स द्वारा अलग अलग वे में। There were the Shia Muslims who believed that the prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslim who accept the authority of the early leader Khalifas of the community and the succeeding Khalifas. इसमें सिया और सुन्नी दो तरह के मुस्लिम्स हैं। सिया जो हैं वो मोहम्मद सन-इन-लॉ जो अली हैं उनको अपना लेजिटिमेट लीडर मानते हैं मुस्लिम कम्युनिटी का, और जो खलीफाज हैं वो मानते हैं खलीफाज को। देयर वाज अदर इम्पोर्टेंट, यानी जो सुन्नी हैं वो खलीफाज को मानते हैं, जो सिया हैं वो अली को मानते हैं। देयर वर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, हनफी एंड द साफी मेनली इन इंडिया, एंड दी थियोलॉजी एंड माइस्टिक ट्रेडिशन। इनके पीछे जो थियोलॉजी है और ट्रेडिशन है उसमें भी डिफरेंस है। थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड द हिस्टोरिकल पीरियड्स, अब जब हम उस टाइम के बारे में और हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में सोचते हैं तो उसमें क्या आता है, देखो, हिस्टोरिकल डू नॉट सी टाइम जस्ट पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर एज ए क्लॉक और कैलेंडर। टाइम आल्सो रिफ्लेक्ट चेंज इन सोशल, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया एंड बिलीफ। इस टाइम को हम देखते हैं इकोनॉमिक, और हिस्टोरियन ये नहीं देखते कि बस टाइम चला गया, डेट्स चली गई, कैलेंडर चेंज हो गया, वो देखते हैं कि इस टाइम में क्या क्या चेंज आए सोसाइटी में, इकोनॉमिकली और ऑर्गेनाइजेशनली क्या क्या चेंज आए वहाँ पर। द स्टडी ऑफ द टाइम इज मेड समवट इजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट्स, पीरियड्स दैट passes shared characteristics। अब क्या हुआ कि टाइम को पढ़ना इजी हो गया क्योंकि टाइम को उन्होंने डिवाइड कर दिया पीरियड्स में, पास्ट को डिवाइड कर लिया लंबे लंबे पीरियड्स में जिनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थे उस पीरियड में, उस टाइम में। द मिडल ऑफ द 19th century British historian divide the history of India into 3 periods, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इसको क्या था कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने हिंदुज़म को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में। Thinking about time and the historical periods, अब होता है कि historians do not see time just a passing of hours, days or year as a calendar or clock. Time also reflects change in the social and economic organization. अब क्या होता है कि हिस्टोरियन सिर्फ ऐसे नहीं देखते कि डेट चली गई, दिन चले गए, कैलेंडर चेंज हो गया। ये पूरे टाइम पीरियड में जो इकोनॉमिक सोशल चेंजेस
और इसके अकॉर्डिंग जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को पोजेस करने वाले पेयर्स हैं उनको हम बांट लेते हैं लंबे लंबे पेयर्स में, जिससे उसको डिवाइड कर लिया जाता है हिस्ट्री को, जिससे उसको पढ़ने में आसानी होती है। अब इसमें क्या है, इन द मिडल ऑफ द 19th century ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 periods, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस डिवाइड was based on the idea that the religions of the ruler was the only important historical change, and that was the no other significant development in the economic, society or culture. Such a division also ignored the rich diversity of subcontinent. अब क्या हुआ कि ब्रिटिश ने हमारा जो हिस्ट्री था इंडिया का उसको डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, जो कि हुआ कैसे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। दिस डिवीजन जो था, ये डिवीजन जो था वो बेस्ड था रिलीजन बेस पर, जिससे कि इसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो इस रिच कॉन्टिनेंट की, यानी हमारा जो कॉन्टिनेंट जो इतनी विविधता के साथ है उसकी बहुत सी ऐसी विशेषताएं थी जो कि कवर नहीं हुई, रह गई। फ्यू हिस्टोरियन फॉलो दिस periodization today. Most look to the economic and social factor to characterize the major element of the different moment of the past. The historian who read last year include a wide range of the early society, hunter gatherers, early farmers, people living in the town and village, and early empires and kingdom. The historians you will study this year are often described as medieval. इस टाइम पे जो हम पढ़ेंगे उसको हम medieval कहते हैं। जिसको हम पहले पढ़ा वो सारा था पास्ट, जो कि फार्मर्स को, अर्ली फार्मर्स को, जो हमारा लिविंगहुड था इन टाउन्स एंड विलेज, उन सबको कवर कर रहा था। You will find out more about the spread of peasant society, the rise of regional and empirical state formation, sometime at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as a major religion, and the arrival of European trading company. These 1000 years of Indian history witnessed considerable change. After all, 16th and the 18th century were quite different from the 8th or the 11th. Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem. However, the medieval period is often contrasted with the modern period, modernity. यानी कि जो medieval period है वो modern period को contrast करता है और ये contrast इन दोनों में चलता रहता है। आगे हम देखेंगे career with its sense of material progress and intellectual advancement. This seems to be suggested that the medieval period was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not the case. During these 1000 years, the society of the subcontinent were transformed often, and economic in several regions reached a level of prosperity that attracts the interest of European trading company. इन 1000 ईयर के टाइम में हमारी सोसाइटी ने और इस कॉन्टिनेंट ने जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्म किया उसने यूरोपियन ट्रेडिंग्स को अट्रैक्ट किया। As you read in this book, look out the signs of change and the historical causes at this work. अब इस पूरी बुक में हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि जो यूरोपियंस को हमने अट्रैक्ट किया और जो चेंजेस सारे हमने फेस किए। थैंक यू, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर।